Okay, so welcome again to all the participants, the attendee in this workshop, and this is going to be the concluding session for this workshop activity. Uh, अगर आप में से कई लोग हैं जो कि सेशन से जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, तो जो सेकंड सेशन था जिसमें कि हम लोग क्वांटम डिबेट की बात कर रहे थे, देयर वाज अ डिबेट बिटवीन बोहर एंड आइंस्टीन, इवन द स्कूल ऑफ बोहर एंड द ट्रेडिशनलिस्ट आइंस्टीन स्कूल. सो देयर वाज एक ऐसा समय आया था जहां पर 1935 में आइंस्टीन ने मॉट का जो कंपोजिट वेव फंक्शन का पेपर था उसको लेकर के उन्होंने ईपीआर पैराडॉक्स लिखा. ईपीआर पैराडॉक्स को अगर हम कंक्लूड करें, जस्ट फ्यू उसका जिस्ट देखें, तो आइंस्टीन का ये ऑब्जेक्शन था कि अगर हम कंपोजिट वेव फंक्शन मानते हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स सजेस्ट करती है, उसका विरोध नहीं करती, तो कंपोजिट वेव फंक्शन ये कहेगा कि अगर हमारे पास दो सिस्टम हैं जो कि आपस में शेयर कर रहे थे सेम स्टेट को, सो अगर हम इन दो सिस्टम्स को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी दूर ले जाएं तो भी ये दोनों सिस्टम एक ही सिस्टम की तरह से काम करेंगे. ये आइंस्टीन का एक एक तरह से एक अटैक था, क्योंकि ये असंभव था. क्योंकि वो कह रहे थे अगर ये दो सिस्टम अलग हो गए हैं लेकिन चूंकि सेम क्वांटम स्टेट को शेयर कर रहे थे, तो अगर हम एक में कोई बदलाव करेंगे तो वो बदलाव इमीडिएटली दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट होगा. तो एक जिसम जो दो जान वाला है, अगर ऐसा है, तो अगर हमने एक में कोई बदलाव किया तो दूसरे में बदलाव तुरंत महसूस होगा. तुरंत मतलब विदाउट डिले ऑफ एनी टाइम. अब यहाँ आइंस्टीन का ऑब्जेक्शन ये था कि अगर इंफॉर्मेशन है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जानी है, देन उसको लाइट की वेलोसिटी से तेज वो नहीं जा सकती. और चूंकि हमने इनको इतना दूर ले रखा है कि लाइट को वहां जाने में हो सकता है मिनट, सेकेंड या ईयर्स का समय लगे, इतना दूर कर रखा है सिस्टम को. सो हाउ दीज टू सिस्टम्स विल कम्युनिकेट इफ दे हैव एट अ टाइम कंपोजिट वेव फंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी दिस इज नॉट पॉसिबल. 1935 जो कि जीटीआर का समय था, तो सच में उस समय ऐसे सबकी मानना यह था कि ये नहीं संभव है. आज भी इंफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट की लिमिट से तेज नहीं जा सकती. तो ये जो इसको इसको बाद में श्रोडिंगर ने इस हैवी कोरिलेशन को इंटेगलमेंट नाम दिया था. तो इंटेगलमेंट वाज लाइक एक तरह से वो एक ऑब्जेक्शन था. इंटेगलमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी. इंटेगलमेंट की डिस्कवरी जो आइंस्टीन ने की, तो वो इनकम्प्लीटनेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को दिखाने के लिए की थी. और 1935 के बाद से लंबे समय तक साइंस कम्युनिटी नहीं क्रैक कर पाई इस पजल को, इस आइंस्टीन के इस ऑब्जेक्शन का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई कि हाँ, कंपोजिट वेव फंक्शन तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि लिमिट है इंफॉर्मेशन के फ्लो करने की. पड़ा रहा. 1964-65 में एक जॉन बेल थे, जॉन स्टुअर्ट बेल, जिनको मैंने अनफॉर्चुनेटली इस पूरे डिस्कशन में कहीं मेंशन नहीं किया. स्टुअर्ट बेल जो किसी सर्न के एक पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, वो अपना वीकेंड पर क्वांटम थ्योरी पे काम करते थे. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1965 में, 64-65 में, जिसमें उन्होंने कंक्लूड ये निकाला था कि आइंस्टीन जिस कॉन्सेप्ट को, जिस इंटेंगलमेंट कॉन्सेप्ट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की इनकम्प्लीटनेस को दिखाने के लिए, असल में वही क्वांटम मैकेनिक्स का नेचर है. इंटेंगलमेंट होता है, इट्स अ रियलिटी. सच में ऐसा होता है. ये मतलब मैथमेटिकली उन्होंने स्पिन के एनालॉग्स को लेकर के उनको प्रूफ किया था मैथमेटिकली. बेल थ्योरम, बेल इनइक्वलिटी, ये सब वहां पर आती हैं. अल्टीमेटली उसका लबो लुआब यही निकला कि इंटेंगलमेंट इज रियलिटी. मतलब जो आइंस्टीन ने कभी ऑब्जेक्शन के रूप में जिस जिस कॉन्सेप्ट को सोचा था और बताया था, असल में वो सच में क्वांटम मैकेनिक्स की रियलिटी है. इवन 1964 में वो पेपर हुआ, बहुत ज्यादा उसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी. फिर 1969 में क्लाउजर थे जो कि उसमें पोस्ट डॉक स्टूडेंट थे, उन्होंने उस बेल की थ्योरम को थोड़ा सा और रिफाइन किया, CHSH करके एक इनइक्वलिटी डिफाइन की और फिर उस पर प्रयोग किए. अल्टीमेटली उन्होंने बेल की उस व्यू को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हाँ, सच में जो बेल कह रहे हैं कि इंटेगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स को चिढ़ाने वाली चीज नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिक्स की कमी को दिखाने वाली चीज नहीं है, वो बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स की रियलिटी है. अल्टीमेटली फिर और 2022 में आप लोगों ने शायद सुना, और फिजिक्स में तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था. इसमें क्लाउजर थे, दूसरे एलन एस्पेक्ट थे, तीसरे जिलिंगर थे. ये तीनों लोग उसी समय के हैं, 1969, 70, 80s के, जिन्होंने उस बेल थ्योरम को प्रूफ किया था, बेल की बात को प्रूफ किया था, या कह लो आइंस्टीन की उस ऑब्जेक्शन को क्वांटम की रियलिटी के रूप में दिखाया था. सो हम आज थोड़ी सी बात करेंगे उस इंटेगलमेंट की मैथमेटिक्स की, और वहां पर हम बेल की बात करेंगे. सो देखिए, अभी तक हम लोगों ने सिंगल क्यूबिट की बात की, हमने बात की केट जीरो की, केट वन की. लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, हम सिर्फ एक बिट से काम नहीं करते हैं,
हम 4 बिट सिस्टम, 8 बिट सिस्टम, इस तरह सिस्टम बनाते हैं जहां हम मल्टीपल बिट्स एक साथ यूज करते हैं। आप चाहे BCD कोड यूज करते हो या CI कोड यूज करते हो, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब यूज करते हो तो आपको कई सारे बिट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिट, क्वांटम बिट को भी आपस में जोड़ें? तो जो सिंगल क्वांटम बिट होती है उसको बजाय करने यूज करने की बजाय धीरे धीरे हम लोगों ने 2 क्यूबिट को ऐड करना शुरू कर दिया कि चलो 2 क्यूबिट एक साथ हम यूज करें और देखें क्या होता है। तो आपने पढ़ा, आपने देखा है इससे पहले के सेशंस में कि सिंगल क्यूबिट गिव्स अस सुपरपोजिशन, ऐसे वेल नोन जो हम लोगों ने बात की है। बट दे कैन नॉट गिव्स अस द एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशनल स्पेस, सो दैट कि क्वांट क्लासिकल कंप्यूटेशन क्षमता से हम ऊपर चले जाएं। ऐसा जाना है अगर हमें, तो हमें मल्टीपल क्यूबिट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्यूबिट्स को एक साथ काम करने की बात कही गई, मतलब हमें एसोसिएट करना है क्यूबिट्स को। वी शुड अमेलगमेट द क्यूबिट्स, मर्ज द क्यूबिट्स। So the computational capacity of quantum computer comes from how these qubits get combined. एक खास बात यहाँ पर यह है कि हर क्यूबिट जो होता है, उस क्यूबिट को डिफाइन करने में हम अल्फा और बीटा दो एम्पलीट्यूड टर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्यूबिट को हिल्बर्ट, जब हम 2 क्यूबिट मर्ज करेंगे, जब हम कहेंगे कि हमने 2 क्यूबिट को मर्ज किया, तो इसका मतलब है हम दो 2 डायमेंशन के हिल्बर्ट स्पेस को मर्ज करने वाले हैं। ओके, और इसका मतलब है जब ये दो हिल्बर्ट स्पेस आपस में मर्ज होंगे तो एक 4 डायमेंशन का एक हिल्बर्ट स्पेस बनेगा। और दिस इज समथिंग हायर मैथमेटिक्स, फंक्शनल एनालिसिस का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन आप सीधे शब्दों में सोचें कि नॉर्मली नॉर्मली अगर हमें दो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम सब जानते हैं कि वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल लाइफ में हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो दोनों एक ही स्पेस को बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर उस तरह करेंगे तो हम एक ही स्पेस में बिलोंग करते हैं। तो अगर एक मैथमेटिकल स्पेस की दो मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नो इश्यू। लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स हैं, ये दो अलग अलग स्पेसेस में हैं। एक क्यूबिट एक हिल्बर्ट स्पेस पे है, दूसरा क्यूबिट दूसरे हिल्बर्ट स्पेस में है। तो जब ये 2 क्यूबिट मल्टीप्लाई होंगे तो इनके हिल्बर्ट स्पेस भी मल्टीप्लाई होंगे, और वो भी एक्सपोनेंशियली, वो हिल्बर्ट स्पेस भी बड़ा होता जाएगा। तो जैसे अगर आपके पास एक क्यूबिट है, मतलब अल्फा अल्फा केट ए बीटा केट बी, तो हमें दो बेसिस सेट चाहिए, केट वन केट जीरो। लेकिन जब 2 क्यूबिट लेंगे तो हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां 4 बेसिस सेट्स हों। अगर हम 3 क्यूबिट लेंगे तो हमारा स्पेस जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 डायमेंशनल का स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ डायमेंशन का मतलब हम वो ना सोचे एक्स वाई जेड तो 3 ही होती, 8 कैसे होंगी। यहाँ डायमेंशन का मतलब है इस स्पेस में किसी भी स्टेट को समझाने के लिए हमें 8 बेसिस वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी सिर्फ केट जीरो केट वन नहीं, अब हमें 8 बेसिस वेक्टर चाहिए। तो इस वजह से यहाँ जो रूल काम करता है वो टेंसर प्रोडक्ट का रूल काम करता है। अभी टेंसर प्रोडक्ट क्या होता है? टेंसर प्रोडक्ट लीनियर अलजेब्रा का ही रूल है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जब दो अपने अपने डायमेंशंस के दो स्पेस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल मैथमेटिकल मैट्रिक्स मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते, दे फॉलो द रूल ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। एंड दिस थ्योरी इज एक्सटेंडेड टू, जो आज हम मशीन लर्निंग में बात करते हैं वहां पर भी हम टेंसर फ्लो वगैरह जो बात करते हैं वो भी कुछ कुछ इसी चीज को ही सपोर्ट करता है। सो दिस इज द ब्लॉक स्फीयर, जिसमें आपके पास केट जेड है, केट 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 जीरो है, केट वन है, और आप किसी पर्टिकुलर समय में स्टेट को उस पर एक पॉइंट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप एक क्यूबिट लोगे तो आपको आपको सिर्फ दो बेसिस सेट चाहिए, केट जीरो केट वन। तो चूंकि यहाँ केवल दो ही बेसिस सेट चाहिए तो हम कहेंगे 2 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है। जब आप 2 क्यूबिट यूज करोगे तो आपको टू टू इंटू टू यानी 4 क्यूबिट स्पेस, फोर डायमेंशनल स्पेस चाहिए। एक बेसिस होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप देख रहे हो डायमेंशन के बढ़ने से बेसिस सेट 4 हो गए। ऐसे अगर 10 क्यूबिट आप यूज करोगे देन यू विल नीड अ स्पेस जहां 1024 बेसिस सेट चाहिए। जैसे यहाँ पर है 0 0 0 8 टाइम, 7 टाइम 0 1, फिर इस तरह से 8 टाइम 1, तो इस तरह के 1024 बेसिस सेट बनेंगे। तो आपको बस ये समझना है यहाँ पर कि जैसे जैसे हमारे स्पेस मर्ज करते जाते हैं, हम मोर एंड मोर क्यूबिट इन्वॉल्व करते जाते हैं, अमाउंट ऑफ बेसिस सेट बढ़ने लगते हैं। और चूंकि ये सारे बेसिस सेट सुपर पोजिशन स्टेट में हमको पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कंप्यूटेशनलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है क्वांटम कंप्यूटर्स की।
सो अब फिर इसका मतलब है कि हम ये दावा करें कि अरे वाह, अगर 10 क्यूबिट इस्तेमाल करने से इतने सारे स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे तो चलो 20 क्यूबिट इस्तेमाल कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें, 50 कर लें, करते चले जाएं। जैसे जैसे क्यूबिट को हम बढ़ाते जाएंगे, मोर एंड मोर हमारी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती जाएगी, यानी कह लो हमारा हिल्बर्ट स्पेस और बड़ा होता चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में हमें बहुत बड़े हिल्बर्ट स्पेस की जरूरत है, यानी कि क्या हमें सच में बहुत ज्यादा क्यूबिट चाहिए, 100, 50, 1000, लाख। 94 से लेकर के 2015 तक का जो समय था, यही बिलीव था कि हाँ, लार्ज बड़ा है तो बेहतर है, लार्जर हिल्बर्ट स्पेस इज गुड, वी कैन इंप्रूव अवर कंप्यूटेशनल पावर एक्सेप्शनली। यहाँ तक कि ये सब चीजें मार्केट को ऐसे गई, ये जो बात जब मार्केट में गई तो वहां पर ऐसा लगा कि हमने कोई, हमारे हाथ में कोई एक ऐसा अलादीन का चिराग लग गया है कि जिससे हम सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो आज की डेट में हमारे सामने हैं। हम ड्रग्स को बहुत अच्छे से डिस्कवर कर सकते हैं, हम साइमल्टेनियसली बहुत सारा प्रोग्राम रन करके विद इन फ्यू मिनट्स वो सारा काम कर सकते हैं। दिस वॉज बिलीव, और मार्केट ने इसको अडॉप्ट भी किया, खूब सारा इन्वेस्टमेंट, वेंचर फंडिंग सब कुछ हुआ। लेकिन एक फिजिसिस्ट हैं पेरीमीटर इंस्टीट्यूट के, गॉडमैन करके नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने क्वांटम एरर करेक्शन का एक फील्ड एक तरह से डिस्कवर कर लिया या पॉपुलराइज किया। उसमें उन्होंने ये बात बताई कि बड़ा करने से हम बहुत बेहतर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो है कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट ह्यूज। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा हिल्बर्ट स्पेस, बहुत सारे क्यूबिट कर लोगे, तो एक समय बाद आप उन पर कंट्रोल खो दोगे। और जब आपका कंट्रोल उस पर खोना शुरू हो जाएगा, तो आप जो एल्गोरिदम सोच रहे हो कि मैं यहाँ एक्स शुरू करूंगा और जेड तक जाऊंगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उनके हिसाब से आपके पास 50 क्यूबिट का एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आपका कंट्रोल है, दैट इज मोर एफिशिएंट, दैट इज मोर बेटर देन एक ऐसा सिस्टम जिसमें 1000 क्यूबिट है और आप पूरी तरह से स्टोकास्टिक बिहेवियर, वहां मार्कोव प्रोसेस चल रहा है, पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। तो रिसर्चर स्टार्ट चेजिंग द लोअर एरर रेट। अब इसको टेक्निकल भाषा में हम एरर रेट कहते हैं, कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं पर एरर जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो बहुत बड़े क्यूबिट करके हम कर ही क्या लेंगे जब हमारी एरर उसके अंदर सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर रही होगी। और इसी चीज को जॉन प्रेस्किल, एक कैलटेक के प्रोफेसर हैं जो पिछले 30-35 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने 2018 में नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम, एक NISQ एक वर्ड दिया, जो इसी बात को बता रहा था कि हमें बहुत क्यूबिट से ज्यादा उस नॉइज के साथ इतने क्यूबिट बनाने हैं जो कि कंट्रोलेबिलिटी हमको दे। सो लेट अस डू अ लिटिल बिट मैथमेटिक्स अबाउट दिस क्वांटम थिंग, सॉरी इंटेग्रलमेंट थिंग। तो इंटेग्रलमेंट की जर्नी में सबसे पहले तो हम टेंसर प्रोडक्ट को जरा समझ लें। मान लीजिए आपके पास एक किट है साई, अल्फा किट 0, बीटा किट 1, जैसा कि हम लिखते हैं। हमने एक और स्टेट डिफाइन किया जिसमें हमारे कोफिशिएंट थोड़ा अलग है, गामा 0, डेल्टा 1। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब एम्पलीट्यूड हैं। और आप मान लो साई के लिए इसका अपना 2 डायमेंशन का हिल्बर्ट स्पेस है, और फाई के लिए इसका अपना 2 डायमेंशन का हिल्बर्ट स्पेस है। हमने इनको टेंसर प्रोडक्ट किया। टेंसर प्रोडक्ट के लिए ये यूज करते हैं टर्म जहां एक सर्किल के अंदर क्रॉस बनाते हैं। और ये आप देखो, जब हम इनके एक्सप्रेशन रखेंगे तो इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होता है जैसे हम दो ब्रैकेट के अंदर x+y और z+a कोई दो टर्म है उनको हम जैसे 1 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अल्फा किट 0 को मल्टीप्लाई किया गामा किट 0 से, तो आपके पास अल्फा गामा मल्टीप्लाई हो गया, और किट 0 को एक साथ किट के अंदर डबल जीरो लिख दिया। मतलब एक बार किट 0 ये लिखें, एक बार किट 0 ये लिखें, इसके बजाय शॉर्ट हैंड नोटेशन ये चलता है। ऐसे ही आप जब सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पूरी सीरीज बन जाएगी, और आप देखो इस सीरीज के अंदर किट 0 0, किट 0 1, किट 1 0, किट 1 1, ये सब आ गए। ये क्या बन गया, इसका मतलब है कि साई और फाई जब आपस में टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं तब आपके पास 4 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस आ गया। कैसे पता 4 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है? क्योंकि अब यहाँ पर 4 किट आ गए हैं, किट 0, किट 1। अब आपके पास किट 0 0 से लेके किट 1 1 तक 4 एंटिटी आ गई है। थोड़ा सा शॉर्ट हैंड इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा गामा को अल्फा 0 0 लिख दें, अल्फा गामा को अल्फा 0 1 लिख दें, बीटा गामा को अल्फा 1 0 और बीटा डेल्टा को अल्फा 1 1। शॉर्ट हैंड नोटेशन है जैसा कि यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो जो साई का हिल्बर्ट स्पेस है वो भी 2 डायमेंशन है, फाई का हिल्बर्ट स्पेस 2 डायमेंशन है। इनका टेंसर प्रोडक्ट हुआ तो आपको 4 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस आ गया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आप भी करेंगे तो आप ये पहचान सकते हो कि किट 0 0 असल में 4 एंट्री वाला एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें पहला एलिमेंट 1 है, बाकी 3 जीरो है। किट 0 1 एक 4 एलिमेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 1 है, बाकी सब 0 है। तो इस तरह से हमारे ये 4 बेसिस सेट आ गए। तो अगर हम इन 4 बेसिस सेट को इस इक्वेशन में लिख दें जो हमारी अल्फा 0 अल्फा 1 वाली इक्वेशन है,
तो हमारा जो हिल्बर्ट ये जो दोनों का क्रॉस जो टेंसर प्रोडक्ट है, जिसको हम मान लो साइड एस कह रहे हैं, वो इस तरह के कॉलम मैट्रिक्स से लिखा जा सकता है। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दें, हम इन किनारे वाले कोफिशिएंट्स को देखें। एक कोफिशिएंट है अल्फा 0 0, दूसरा कोफिशिएंट है अल्फा 1 1। इनको हमने क्यों चूज किया? क्योंकि इनके दोनों ये एंट्री एक ही जैसी है। जैसे यहाँ दोनों 0 0 है, यहाँ 1 1 है, इसीलिए हमने इन दोनों को चूज किया। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो अल्फा 0 0 असल में क्या है? अल्फा टाइम गामा है। अल्फा 1 असल में क्या है? बीटा टाइम डेल्टा है। तो जैसे ही आप इन बॉर्डर के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। भाई आपने जैसे ये अल्फा गामा और बीटा डेल्टा को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अल्फा बीटा डेल्टा गामा आ गया। ऐसे ही जो बीच के दो एलिमेंट है जो मिक्स टाइप के हैं, 0 1 1 0, इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने ये पाया कि जो कोफिशिएंट हैं जिनके दोनों इंडिसेस सेम हैं उनका प्रोडक्ट, और वो कोफिशिएंट जिनके इंडिसेस डिफरेंट हैं उनका प्रोडक्ट सेम है। या कह लो माइनस करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट में से अल्फा 0 0 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 1 0 0 1 जीरो आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग फैंसी अबाउट इट। बट ये जो कंडीशन होती है इसको सेपरेबल कंडीशन कहते हैं। अब जरा यहाँ समझेंगे फिजिक्स को। ये जो सेपरेबल कंडीशन है, इसको सेपरेबल कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहती है कि आपने अभी जो केट साई और केट फाई का टेंसर प्रोडक्ट लिया, आपने कुछ भी नया नहीं किया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो संख्याओं का गुणा होता है। तो यहाँ पर दो हिल्बर्ट स्पेस क्वांटिटी का गुणा किया है और इन दोनों की अपना अस्तित्व है। मतलब हम गुणे के अंदर ये जान सकते हैं कि भाई देखो, अब आप खुद ही देखो, अगर आप अल्फा 0 0 देखोगे तो आप जान जाओगे कि इसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन है, साई के अल्फा का और फाई के डेल्टा का, या साई के अल्फा का और फाई के बीटा का, सॉरी फाई के डेल्टा का। तो आपको ये सब ये इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि अल्फा 1 1 में साई से कौन सा हिस्सा आया और फाई से कौन सा हिस्सा आया। भाई आपने कहा कि हमने दो चीजें मिला ली, तो मिला लेने का मतलब है कि वो दो चीजें मिल करके कुछ ऐसा बन जाए जिनसे हम ये ना पहचान पाए कि कैसे मिलके बने थे। लाइक आपके पास आपके आपने ग्रीन कलर में मर्ज कर दिया, सो अगर वो सच में मिक्स हो गया है देन यू विल गेट अ कलर जो कि कहीं से भी इस बात का संकेत नहीं देगा कि ये लाल पीले को मिला के बना है। लेकिन अगर वो मर्ज नहीं हुए हैं तो वो ऐसे बनेंगे जैसे वो कैंडी होती है जिसमें एक लहर लाल की भी एक लहर पीली की भी है। तो सेपरेबल कंडीशन ये कहते हैं कि आप यहां पर समझिए कि दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपने साई के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन लिया उससे फाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाई अपनी कोफिशिएंट्स को मेंटेन किए हुए है। तो बेसिकली फिलोसफिकली सेपरेबल कंडीशन ये कहती है कि ये हमने जो पाया है, ये आपने जो इक्वेशन पाई है, ये जो आपने साइड एस इक्वेशन पाई है, ये सिर्फ दो स्टेट का मल्टीप्लिकेशन है। और इसमें दोनों स्टेट मिल तो गए हैं बट अपनी अपनी पहचान ये बनाए हुए हैं, अपनी अपनी पहचान के इंडिकेटर यहाँ पर हैं। ना जो मैंने अभी बात की थी जॉन बेल की, तो बेल ने 1964 में एक इस तरह के स्टेट की कल्पना की। उन्होंने कहा चलो मान लो एक कोई स्टेट, इसको हम 5+ कहेंगे, इसको हम बेल स्टेट कहते हैं। और उन्होंने इस तरह का एक बेल स्टेट लिखा, मैथमेटिकली इस तरह का बेल स्टेट लिखा, जिसमें केवल दो कंपोनेंट थे, साई 0 0, केट केट 0 0, केट 1 1। अंडर रूट 2 का मतलब है अगर इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ आएगा। इसका मतलब है ये एक ऐसी सुपर पोजिशन स्टेट है जहां पर केट 0 0 आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, केट 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब ये जो बेल स्टेट आई है ये क्या है, इसको चेक करने के लिए हम इस सेपरेबल कंडीशन से उसकी जांच करेंगे। हम देखेंगे क्या सेपरेबल कंडीशन यहाँ काम करती है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो बेल स्टेट, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इस बेल स्टेट को हम अपने कंपेयर करेंगे अपनी लास्ट इक्वेशन से। तो जरा देखें, 0 0 के साथ कोफिशिएंट अल्फा 0 0 है जो कि यहाँ 1/√2 है, लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मिक्स स्टेट कोई नहीं है, यहाँ पर ना कोई केट 0 1 है ना कोई केट 1 0 है। इसका मतलब है अल्फा 0 1 और अल्फा 1 0 कोफिशिएंट नहीं है, तो जीरो होंगे। केट 1 1 का कोफिशिएंट 1/√2 है। अब सेपरेबल कंडीशन थी क्या? आप अल्फा 0 0 अल्फा 1 1 को मल्टीप्लाई करो, आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 1/2। आप अल्फा 0 1 अल्फा 1 0 को मल्टीप्लाई करो, आपका आएगा 0। तो सेपरेबल कंडीशन कहती है कि ये दोनों टर्म बराबर होने चाहिए। लेकिन इस बेल स्टेट के लिए हमने क्या पाया कि एक तरफ आता है हाफ, एक तरफ आता है 0। इसका मतलब है कि हाफ इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस सेपरेबल कंडीशन को बिलोंग नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये बेल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो कि सिर्फ किन्हीं दो स्टेट का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेपरेबल कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही है। ये कुछ नई स्टेट है, ये कुछ अलग तरह की स्टेट है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू स्टेट्स, सो वी कांट फैक्टराइज इट। अल्फा सॉरी 5+ को हम नहीं लिख सकते किन्हीं दो इंडिविजुअल स्टेट्स के प्रोडक्ट के रूप में। जस्ट जस्ट टू कंप्रहेंड मतलब इसको थोड़ा सा और कंप्रहेंसिव तरीके से, थोड़ा सा और इंसाइट तरीके से समझना चाहें तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं ए और बी।
ए बॉल और ये दोनों बॉलें कैसी हैं, सुपर पोजिशन है, मतलब लाल और नीले का सुपर पोजिशन है ए भी, और लाल और नीले का सुपर पोजिशन है बी भी। मेजरमेंट करने पे या तो कभी आपको पूरी लाल दिख सकती है या कभी पूरी नीली दिखेगी। जब आपको बॉल ए पूरी लाल लाल दिखेगी तो आप कहोगे भाई वो स्टेट है केट आर सफिक्स में ए मतलब बॉल ए की लाल कलर की अवस्था। ऐसे ही अगर बॉल ए मेजरमेंट दौरान नीली दिखेगी तो उसको हम कहेंगे केट बी ऑफ बॉल ए। इसी तरह से बॉल बी के लिए भी केट बी यानी ब्लू कलर बी बॉल की और रेड कलर बी बॉल का हो सकता है। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें जैसे ये बेल स्टेट लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ 0 0 लिखा है तो आप समझ लो 0 मतलब रेड कलर का, रेड कलर की स्टेट को है। तो आप लिखोगे बॉल ए का रेड कलर, बॉल बी का रेड कलर। और जहां केट 1 1 लिखा है इसका मतलब है बॉल ए का ब्लू कलर, बॉल बी का ब्लू कलर। तो अगर हम कलर के फॉर्म में कहें तो ये जो बेल स्टेट लिखी गई है इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, लॉजिकली ये सेम है। और अब हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये किन्हीं दो स्टेट का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नए तरह की स्टेट है जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि दोनों कलर ए और बी दोनों के रेड आएंगे, और 50% पॉसिबिलिटी है कि ए और बी दोनों बॉल के ब्लू एक साथ आएंगे। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये दो बॉल हैं, इनके रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है और इनको बिलोंग करता हुआ ये स्टेट है। मान लीजिए इन बॉलों को हम दो बॉक्सों में बंद करें, इन बॉल्स को हम दो बॉक्सों में बंद करें और उन बॉक्सों को हम बहुत दूर कर दें। कितनी दूर? इतनी दूर कि हो सकता है उन बॉक्स एक बॉक्स से कोई लाइट पल्स निकले भी तो दूसरे बॉक्स तक जाने में उसको 1 घंटे का समय लगे, मतलब 1 आवर फॉर लाइट, लाइट जो 3 × 10⁸ से चल रही है। अब मान लीजिए किसी पोजीशन पे आप एक बॉक्स को लेके गए और चूंकि सुपर पोजीशन था तो आपको नहीं मालूम, बॉक्स खोलने से पहले आपको नहीं मालूम है कि ये बॉक्स के अंदर जो बॉल है वो आपको रेड दिखाई पड़ेगा कि ब्लू दिखाई पड़ेगा, डोंट नो। लेकिन जैसे ही आपने बॉक्स को खोला तो आपको रेड दिखाई पड़ा। रेड दिखने का मतलब ये है कि जो इंटेंगल स्टेट थी इसमें से ये फर्स्ट पार्ट ही अब दिख रहा है, क्योंकि रेड का मतलब यही तो है, रेड केवल यहां है। इसका मतलब 50% चांस वाला आपके पास आ गया ना। 50% चांस वाला फैक्टर ये कह रहा है कि अगर आपको बॉक्स ए में रेड दिख गया तो जो दूसरा इंसान जो प्रकाश से 1 घंटे दूर पर है वो भी अगर अपने बॉक्स को देखेगा उसी समय उसको भी बॉल रेड ही दिखाई पड़ेगी। अब आइंस्टीन का यहीं पर एक ऑब्जेक्शन था कि आखिर इस व्यूअर ने, इस ऑब्जर्वर ने जब अपनी बॉक्स को खोला और उसमें बॉल रेड दिखाई पड़ी तो ये इंफॉर्मेशन दूसरे बॉल तक कैसे गई, इंस्टेंटली कैसे गई, जबकि इनके बीच में लाइट को जाने में 1 घंटे का समय लगने वाला है। तो 1 घंटे बाद पता चलता तो सही रहता, तब तो कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन चूंकि साइमल्टेनियसली लोगों ने मेजर किया और जैसे ही इसको रेड दिखा वैसे ही इसको भी रेड दिखा, इट मीन्स दैट इट इज समथिंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन फ्लोइंग थ्रू लाइट। दिस इज कॉल्ड द एंटेंगलमेंट एंड इट्स रियलिटी। जैसे मैंने बताया क्लॉजर, एंटोन जिलंगर, आलन एस्पेक्ट, इनके प्रयोग हुए, वो प्रयोग दुनिया में हजारों बार उसको खंडित करने के लोगों ने किए लेकिन हर बार वो कंफर्म हुए। इट्स मीन दैट दिस इज रियलिटी, सच में ऐसा होता है। और इसका केवल एक ही आंसर है हमारे पास कि ये दो लोग भले ही अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी इनमें एक ही कॉमन प्रॉपर्टी शेयर है, एक तरह का कोरिलेशन है। अब अगर फिर भी पिन पॉइंट करना चाहें तो वी स्टिल डोंट नो अबाउट इट, वी स्टिल डोंट नो व्हाई। हमारे पास सारे वाई के जवाब नहीं है। और इसीलिए कई लोग बेल थ्योरम को ऐसे भी कहते हैं कि बेल थ्योरम फिलोसफिकली ये भी कहती है कि आप ये मत सोच के रहें कि हमारे पास सभी क्यों के जवाब हैं, कुछ क्यों ऐसे हैं जो कि प्रकृति ने अनुत्तरित रखे हैं हमारे सामने, ताकि हम प्रकृति को प्रकृति के रूप में भी पावर के रूप में देखते रहें। दैट इज अ फिलोसफिकल थिंग, उस पर विचार हो सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आपके ऑब्जर्वर ने बॉक्स खोला, उसको ब्लू दिखा। ब्लू दिखने का मतलब है कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो 50% थी वो वाली अब एक्सेप्ट हो गई है। तो अगर बॉल ए अगर ब्लू है तो इंस्टेंटली देखने बॉल बी भी आपको ब्लू ही दिखाई पड़ेगी। दिस इज द इंटेगलमेंट। इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वर, एक बॉय है जिसके पास एक बॉक्स है, उसको नहीं मालूम था बॉक्स के अंदर ब्लू या रेड बॉल कैसी है। एक लड़की है एलिस, उसको हम कहेंगे, उसके बॉक्स में भी नहीं मालूम था कि ब्लू और रेड में से कौन सा बॉक्स निकलेगा। अब आप देखें, द मोमेंट ऑब्जर्वर ए ने अपना बॉक्स खोला और उसको बॉल रेड दिखाई पड़ी तो इमीडिएटली अगर उसी समय एलिस ने भी अपना बॉक्स खोला तो उसको भी बॉल रेड ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये जो बेल स्टेट है इस बेल स्टेट में से आर ए रेड का मतलब है ये फर्स्ट पार्ट ही वहां पर एक्टिवेट हुआ है। और इस वजह से ए के पास अगर रेड है तो बी को भी रेड ही दिखाई पड़ेगा, वो ब्लू नहीं देख सकती। दिस इज नॉट अलाउड बाय इंटेगलमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर उसने ब्लू देखा है तो एलिस को भी ब्लू ही दिखाई पड़ेगा, वो रेड नहीं देख सकती है। कोई ये बॉक्स खुल करके यहाँ से कोई सिग्नल गया और बताने की देखो वहां बॉक्स के अंदर लाल कलर का बॉल है, ऐसा केस नहीं है। दिस इज नॉट, ये तो कम्युनिकेशन हो जाता है, ये इंटैगलमेंट है, ये कनेक्शन है जो कि इंटैगल्ड किया गया, इंटैगल्ड हुआ है इसके बीच में।
एक और बहुत अच्छा सा ये कार्टून है, आप देखें, जैसे इसमें ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रेड येलो का मामला है। ये जो पिक्चर है, ये एक्चुअल में बेल थ्योरम को बहुत क्लोजली बिलोंग करता है, क्योंकि बेल थोड़ा और आगे गए थे, जरा समझेंगे। दो बॉक्स हैं, सुपरपोजिशन में बॉल है इनके अंदर, ठीक है, इंटैगल्ड है। लड़की ने अपने बॉक्स को ओपन किया, उसने कहा हाँ मेरे पास येलो बॉल है, बॉय ने कहा हाँ मेरे पास भी येलो बॉल है। अगर लड़की ने बॉक्स ओपन किया, उसने कहा रेड बॉल है, तो बॉय ने कहा हाँ मेरे पास भी रेड बॉल है। इंटेगलमेंट काम कर रहा है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आइंस्टीन का ऑब्जेक्शन था, और यहां तक तो सबने मान लिया हाँ इंटेगलमेंट होता है। अब बेल ने कहा अगर लड़की अपने बॉक्स को, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को पलट दे, आप देखें यहां फ्लिप ऊपर की तरफ खुल रहा है, अगर वो बॉक्स को पलट दे और फ्लिप लेफ्ट में खुलने लगे, तो ये, इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं बेसिस चेंज हो गया। बेसिस चेंज हो गया। जैसे आपने बेसिस चेंज किया, वैसे आपकी जो बॉल थी जो कि येलो दिख रही थी, बेसिस चेंज करने के साथ फिर से वो सुपर पोजिशन में शिफ्ट कर गई, वो फिर से सुपर पोजिशन स्टेट में शिफ्ट कर गई। अब उस स्थिति में अगर लड़की ने बॉक्स को उसी स्थिति में झांक के देखा, तो उसको दिखाई पड़ेगी बॉल येलो, जबकि लड़का अभी भी रेड ही देख रहा है। लड़के ने चूंकि बॉक्स को भी पलटा नहीं, तो लड़के के लिए बॉल रेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लड़के ने भी अपने बॉक्स को वैसे ही पलट दिया जैसे लड़की ने पलटा था, तो इसका मतलब है अब दोनों बॉक्स सेम बेसिस सेट फॉलो कर रहे हैं, और जैसे उनके बेसिस सेट सेम होंगे, जैसे लड़का झांक के देखेगा उसको भी बॉल येलो ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसी बेसिस सेट में लड़की ने येलो बॉल देखा है। और येलो बॉल देखने का मतलब है कि अब उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया, दोनों का सेम इंटेग्रल है, दोनों का सेम कलर में। तो ये जो थ्योरी थी, बेल ने जिसको इसको और एलेबोरेट किया था, उनका ये कहना था कि हम अगर बेसिस को चेंज कर दें तो हमारे ऑब्जर्वेशन बदल जाएंगे, लेकिन अगर सेम बेसिस हैं तो इंटैगलमेंट चेंज नहीं होगा। तो जब बॉक्स का फ्लैप ऊपर खुल रहा था, इंटैगलमेंट दोनों को येलो दोनों को ब्लू कर रहा था। आपने ए का फ्लैप अलग कर दिया, ए का फ्लैप अलग कर दिया, तो ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस आ गए। लेकिन द मोमेंट आपने दोनों के फ्लैप एक साइड में किए, यानी कॉमन बेसिस सेट आपने रखा, इमीडिएटली इंटैगलमेंट के रिजल्ट वहां पर एप्लीकेबल हो गए। तो ये सारे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनकी सहायता से हम इंटेगलमेंट को यूटिलाइज करते हैं। कैसे बेसिस सेट को चेंज करके हम उनको डिस्कनेक्ट करेंगे, डिसएंटेंगल करेंगे, फिर बेसिस सेट को रिज्यूम करके इंटेगल कर देंगे। तो ये जो जो आपने, मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया कि हम ब्लॉक ब्लॉक स्फेयर पे ब्लॉक वेक्टर को रोटेट कराएंगे। तो जैसे जेड प्लस जेड माइनस रोटेट किया, कौन सा बेसिस सेट है, 0 1, आपने उसको वाई एक्सिस पे कर दिया, बेसिस सेट आपने कर दिया प्लस आई माइनस आई। आपने प्लस एक्स पर रोटेट करके लग दिया, आपने बेसिस सेट कर दिया प्लस एन किट माइनस किट। तो जब आप वेक्टर को रोटेट करा रहे हो ब्लॉक स्फीयर पे, तो आप उसके बेसिस चूज कर रहे हो। तो बेसिस चूज करने से क्या होता है, इंटेगलमेंट की प्रॉपर्टी बेसिस टू बेसिस चेंज होती है। तो जैसे ही कोई बेसिस आपके पास आएगी, यू विल रिज्यूम और पॉज द थिंग। तो दिस इज हाउ द होल इंटेगलमेंट थिंग वर्क्स। तो आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था इंटेगलमेंट ने, इस बात को सोचने के लिए कि ये तो ट्रैक है क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा। लेकिन बेल ने शो कर दिया कि नहीं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक जेन्युइन फीचर है। और इसी चीज को, इसी इसी क्वांटम इंटेगलमेंट की थ्योरी को हम यूज कर रहे हैं आज के डेट में। क्वांटम इंफॉर्मेशन में यही सब यूज होता है, ताकि हम सोर्सेस को कैसे हम इंटेगल करते हैं और कैसे उस इंटेगलमेंट को यूज करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर में जो जो हम क्वांटम गेट लगाते हैं, बेसिकली उनका काम यही है कि हम बहुत सारे क्यूबिट लें, उनमें इंटेगलमेंट स्टैब्लिश करें। अब स्टैब्लिश कैसे करते हैं, सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, अभी देखेंगे। और एक बार जब ये क्वांटम इंटेगलमेंट स्टैब्लिश हो जाता है, तो सारी इंफॉर्मेशन उस स्टैब्लिशमेंट के अंदर आ जाती है। फिर अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके निकालना है, तो फिर हम एक इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम उस इंस्ट्रक्शंस को, जो यूनिटरी ऑपरेशन जो मैंने इससे पहले बताया है, हम उन यूनिटरी ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। वो यूनिटरी ऑपरेशंस इस इंटेगलमेंट के अंदर फेजेस को मैनिपुलेट करेंगे, और अल्टीमेटली जो आंसर हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। आई एम सुपरफिशियली लग रहा है, बट दिस इज हाउ द क्वांटम एल्गोरिदम वर्क्स। अब सवाल है कि अच्छा, इंटेगलमेंट की पावर है, बहुत अच्छी बात है, इंटेगलमेंट होता है, इंफॉर्मेशन रहती है, बट हाउ टू प्रोड्यूस इंटेगलमेंट। तो याद करें, पीछे के सेशन में हम लोगों ने हैडमर्ड गेट का इस्तेमाल किया था सुपर पोजिशन को प्रोड्यूस करने में। हमारा एक्स गेट सुपर पोजिशन नहीं करता है, वो जीरो को वन, वन को जीरो में करता है। वाई गेट भी 0 1 में करता है, फेज का चेंज करता है। जेड 0 1 में नहीं चेंज करता, केवल फेज का चेंज करता है। हैडमर्ड गेट क्या करता है, 0 1 का सुपर पोजिशन ले आता है। अब एक और गेट होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड नॉट ऑपरेशन। इट्स नॉट अ गेट, या गेट भी कह सकते हो, कहते भी लोग इसको, कंट्रोल्ड नॉट ऑपरेशन। अगर हम हैडमर्ड के साथ में कंट्रोल्ड नॉट ऑपरेशन करें, तो हम इंटेग्रल स्टेट ला सकते हैं। कंट्रोल्ड नॉट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखें यहां पर, मान लीजिए आपके पास दो क्यूबिट हैं, एक जीरो है, दो जीरो, दो क्यूबिट है, 0 0।
तो आपका आउटपुट भी 0 0 होगा। पहला कंट्रोल क्यूबिट 0 है, टारगेट क्यूबिट 1 है, तो आउटपुट भी 0 1 होगा, कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल क्यूबिट 1 हुआ और टारगेट क्यूबिट 0 है, तो ये कंट्रोल क्या करेगा, इस टारगेट वाले को कंट्रोल करेगा, यानी इसके 0 को फ्लिप करके 1 कर देगा, इसीलिए इसको कंट्रोल कहते हैं। ये तभी काम करता है जब कंट्रोल पे 1 हो। अब यहां पे देखो, आपका कंट्रोल 1 है, टारगेट 1 है, तो ये कंट्रोल इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसको फ्लिप करके 0 कर देगा। तो जैसे ही आपका कंट्रोल क्यूबिट 1 वो होता है, तो आपके टारगेट क्यूबिट का नेचर फ्लिप कर जाता है, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो जहां, और इसको इस तरह से ऑपरेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं, इसमें एक टारगेट और एक कंट्रोल होता है। अब आप देखें, हेडमर्ड है, हेडमर्ड को हमने केट 0 पे अप्लाई किया, हमारे पास सुपर पोजिशन स्टेट आ गई, जैसा कि होती है। अब इस सुपर पोजिशन स्टेट के ऊपर हम केट 0, मतलब हम सुपर पोजिशन स्टेट है, हम इस पे केट 0 से टेंसर प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, नॉर्मल से सेंटर प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके पास केट 0 0 केट 1 0 आ जाएगा। अब आपके पास, मतलब हाइडमट को लगाया केट 0 पर, फिर आपके पास सुपर पोजिशन आया, सुपर पोजिशन के ऊपर आपने टेंसर प्रोडक्ट लिया 0 का, आपके पास एक स्टेट आ गई। क्या यह स्टेट बेल स्टेट है? नहीं, बेल स्टेट नहीं है, क्योंकि बेल स्टेट में दोनों केट सेम है। यहाँ पर 0 0, तो यहाँ भी 1 1 होना चाहिए, तब वो बेल स्टेट बनती है। यहाँ स्क्वायर रूट छूट गया है। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेट के ऊपर सी नॉट यानी कंट्रोल नॉट ऑपरेशन लगाओगे। इसमें पहला वाला जो है वो आपका कंट्रोल है, दूसरा वाला टारगेट है। तो जैसे कंट्रोल गेट अप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये तो गेट 0 0 रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ कंट्रोल बिट 1 है, तो ये इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो हेडमर्ड लगाया केट 0 पर, फिर जो आया उस पर टेंसर प्रोडक्ट लिया 1 का, फिर जो आया उस पर लगाया सी नॉट ऑपरेशन। ऐसा करने से आपके पास एक ऐसी स्टेट आ गई जिसको कि हम इंटैगल स्टेट कहते हैं। यानी एक बार हेडमर्ड, एक बार टेंसर प्रोडक्ट ऑफ 0 और एक बार सी नॉट लगाने के बाद हमने केट 0 से एक इंटैगल्ड स्टेट एक पाली। अब ये इस तरह से हम गेट का ऑपरेशन, गेट को यूटिलाइज करके इंटैगल्ड स्टेट ले आते हैं। ये है एक आईबीएम। आईबीएम जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि आपको सर्किट को ट्रेन करने के लिए, आपको सर्किट प्रैक्टिस करने का एक मौका देते हैं। आप जरा देखें यहाँ पर ये है क्यू 0 यानी क्यूबिट 0, यहाँ दूसरी क्यूबिट 0 है। हमने हेडमर लगाया, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने 0 पे हेडमर लगाया, तो हेडमर लगाया और उसके बाद ये जो 0 है, जो दूसरा क्यूबिट है, ये भी यहाँ पर टेंसर प्रोडक्ट ले लिया। तो अगर आप एच के बाद ये दो लाइनें जो दिख रही हैं, दो लाइन का मतलब है 0 पर लगा हेडमर, फिर आप जब यहां आते हैं उसके ऊपर आपका टेंसर प्रोडक्ट हो गया इस क्यू 0 का। अब ये सी नॉट गेट है, तो आपने क्या किया, हेडमर लगाया 0 पर, यहां पहुंचे, और यहां पहुंचते पहुंचते इस 0 का टेंसर प्रोडक्ट भी हो गया। उसके बाद जब आगे पहुंचे तो आपके उस टेंसर प्रोडक्ट वाले पर सी नॉट गेट अप्लाई होगा, और सी नॉट गेट अप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह का एक बेल स्टेट आ जाएगा। ये सब चीजें थोड़ा सा पहली बार अगर आप सुन रहे होंगे तो सुपरफिशियल लग रही होंगे, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से, देन यू विल फाइंड कि सब बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं। एक खास बात आप देखें, हिस्टोग्राम देखिए। टेक्निकली केट 0 0 अंडर रूट 2 है, 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर 1/2 होना चाहिए, नहीं 50% होना चाहिए। केट 1 1 का एम्पलीट्यूड 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर 1/2 होना चाहिए, 50% होना चाहिए। लेकिन जब आप इस ऑपरेशन को एक्चुअल में रन करते हैं, देखिए ये क्या है, ये समझिए इस बात को। आईबीएम ने अपना एक सिस्टम यूएस में स्टेब्लिश कर रखा है। वहां पर एक्चुअल में आईबीएम का क्वांटम कंप्यूटर स्टेब्लिश्ड है। उस क्वांटम कंप्यूटर को हम या आप कोई भी एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। आप आईबीएम की वेबसाइट पे जाएं, अपना एक टोकन नंबर लें, वहां रजिस्टर करें, यू गेट एन अथॉरिटी कि आप अपना कोई सर्किट उस अमेरिकन आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल रन होते हैं, मतलब ये एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर आपका पोर्शन रन करके आपको रिजल्ट देता है। तो ऐसे एक सिंपल सी क्यूबिट जब मैंने रन करवाई, तो आपका आउटपुट क्या निकल के आया? आपका आउटपुट निकल के ये आया कि केट 1 1 57% है, देखो यहाँ हाइट ऊपर ज्यादा है 50% से ऊपर, और केट 0 0 43% है। पर थ्योरी के हिसाब से तो 50-50% होना चाहिए, दोनों बार बराबर होने चाहिए। ये जो 57 और 43 का जो डिफरेंस है, जो ये एक्चुअल अंतर है, ये नॉइज की वजह से है। क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक क्वांटम कंप्यूटर पर रन कर रहा है, और क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर नॉइज से है, उन पे असर होता है। तो द मोमेंट मेरा ये सर्किट वहां रन किया, उस गेट टॉलरेंस जो
फिर आपने यहाँ सी नॉट लगाया, इस तरह का वेरिएशन होगा। आपने इसके बाद एक्स फेज गेट लगाया, ये बदलाव हुए। फेज गेट को देखो आप, हम तमाम तरह के गेट उनके कॉम्बिनेशन को लगा करके अपनी जो स्टेट होती है, हमारे जो ब्लॉक स्फीयर पे एरो जो स्टेट दिखाता है, उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये चेंज ही इंफॉर्मेशन है। ये जो बदलाव है, इन बदलावों के अंदर क्यों हो रहा है, वही इंफॉर्मेशन ही बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जिसको कि हमें यहाँ से निकालना है। तो क्वांटम सर्किट बेसिकली क्या होते हैं, बहुत बड़े इंटरफेरेंस मशीन होते हैं, पूरा इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होता है। और इस इंटरफेरेंस मैकेनिज्म से जो हम आउटपुट निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट करने का ही एकमात्र तरीका है। सो दिस इज, तो अब यहां से एक टेकअवे ये है हमारे पास कि हम क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो इस बात पे नहीं कह रहा है कि भाई आपने कहा कि आपकी जो चिप है उसके अंदर तो क्वांटम मैकेनिक्स काम ही कर रही है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, मतलब छोटे छोटे गेट्स बने हैं, मॉसफेट बना है, फेट बना है, वहां पर तो क्वांटम कंप्यूटर लगी, क्वांटम मैकेनिक्स लगी रही है, बिल्कुल लग रही है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वहां क्वांटम मैकेनिक्स, वो बैंड थ्योरी उससे काम कर रही है। हम उसको क्वांटम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बल्कि उन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ट्यून भी करते हैं। हम गेट लगा करके उस अल्फा बीटा की वैल्यू को ट्यून करते हैं। साथ ही साथ वो जो इंटैगलमेंट हुआ है, उस इंटैगल क्यूबिट के कॉम्बिनेशन से उस इंटैगलमेंट को भी हम एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं अपने सर्किट को रन करके। और इन सब का आखिर में लबो लुआब यही आता है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको वहां पे सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, इसको आप तब अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप क्वांटम एल्गोरिदम पढ़ोगे, और उसको आप जब समझना शुरू करोगे तब आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू करेंगी। तो आप समझ लीजिए ये वैसा है जैसे किसी को जिम्मेदारी मिली हो ABCD पढ़ाने की, और वो ABCD पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल फंडामेंटल ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जबकि अल्टीमेट एम है एक प्रोज लिखना, एक साहित्यिक रूप से उत्कृष्ट किस्म का प्ले लिखना जिसमें ग्रामर और वोकेबुलरी और भावनाएं और फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ काम कर रही हैं। दैट इज द क्वांटम एल्गोरिदम, एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग सिंपल सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अभी हम दूर हैं, इसीलिए हो सकता है वो समझने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो वहां पे कि एक्चुअल में कैसे क्वांटम एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। अब आती है बात, सेकंड फेज है हमारे इस टॉपिक, इस टॉक का, कि क्या फैक्ट है और क्या हाइप है, हवाबाजी कितनी है इसके अंदर, कितना हम पा लिए हैं क्वांटम कंप्यूटेशन में और कितनी अभी सिर्फ मार्केट की आउटपुट है। तो इसको समझने के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आप दो पेपर हैं आर्काइव पे अवेलेबल हैं, जॉन प्रेस्किल के पेपर हैं, माइंड द गैप्स एंड द क्वांटम कंप्यूटिंग इन NISQ। माइंड द गैप तो अभी रिसेंट का है, 2026 में ही आया है मई में, अभी मतलब 2 महीने 1 महीने पहले। और NISQ तो 18 का पेपर है, तो उसको हो गया 8 साल। जॉन प्रेस्किल कौन है? जॉन प्रेस्किल कैलटेक के प्रोफेसर हैं, और ही वॉज एसोसिएटेड विद द कॉस्मोलॉजी में इनका बड़ा नाम है। काफी कुछ काम किए, शाखाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं, और दे ऑल आर द कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो प्रेस्किल ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है, एम आई, मैं, नेट सही चल रहा है अभी, आवाज आ रही है मेरी? ओके। सो प्रेस्किल ने ये कहा कि पहली बात कि जो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है क्वांटम कंप्यूटेशन में, वो एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट से काफी आगे है। थ्योरेटिकली आप देखिए, पहला खरगोश है जो बहुत स्पीड में दौड़ रहा है, बहुत स्पीड में, बहुत आगे है। तो थ्योरेटिकली जो कि मैथमेटिक्स के अंदर है, तो मैथमेटिशियन से लेकर के फिजिसिस्ट से लेकर के कंप्यूटर साइंटिस्ट से लेकर के सब कोई क्वांटम कंप्यूटर में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है। तो इस तरह से क्वांटम थ्योरी जो है क्वांटम कंप्यूटेशन की, वो बहुत आगे है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन की बात आती है, तो ये नॉइज इंटरमीडिएट क्वांटम, या फॉल्ट या एरर या कॉस्ट या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ को उतना स्पीड में नहीं ले जा रही हैं। इसीलिए थ्योरेटिकली जिस तरह के सपने क्वांटम कंप्यूटेशन दिखाता है, एक्सपेरिमेंटली वो हमको ग्राउंड पे दिखाई नहीं पड़ता।
और ये एक डिफरेंस है, हालांकि ऐसा नहीं कि लोग दोनों तरफ से प्रयास कर रहे हैं, थ्योरी भी बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी भी बढ़ रही है, लोगों की उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, बट स्टिल द गैप इज ह्यूज। अगर हम पेपर जो है NISQ का उसको देखें, उसमें एक एक पैराग्राफ में मैंने जो यहाँ से लगाया है, इसमें लिखा है कि देखिए जो ब्लू कलर येलो कलर का है, वी शुड रिकॉग्नाइज इन पर्टिकुलर दैट द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इज नॉट अनलिमिटेड। सभी मर्जों की दवा नहीं है। वी डोंट एक्सपेक्ट like the quantum computer will be able to solve efficiently the hard instance of NP hard problem। क्वांटम थ्योरेटिकल क्वांटम कंप्यूटिंग में जो नेचुरल नंबर एंड उसका प्राइम फ्रैक्शन की जो ये प्रॉब्लम होती है, हम ना उम्मीद करें क्वांटम कंप्यूटर इसको सॉल्व कर ले जाएगी। या जो ट्रेवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम होती है, जिसको कि आगे लोग इंफॉर्मेशन में भी यूज करते हैं, उसको सॉल्व कर ले जाएगी नहीं। अगर NP प्रॉब्लम हार्ड है तो क्वांटम मैकेनिकली भी हार्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हार्ड है, क्वांटम कंप्यूटर के लिए हार्ड नहीं होगी। फंडामेंटली उस प्रॉब्लम उसका जो नेचर है वो हार्ड है। उसको अगर ढूंढना है तो हमें एग्जॉस्टिवली सर्च करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, ना कि टूल के लिए कि कोई ऐसा टूल हम ले आए जिस टूल से वो सॉल्व हो जाए। टूल्स आर टूल्स, दे आर जस्ट, दे कैन इंप्रूव द स्पीड, बट आप सोचे कि वो सॉल्व कर देंगे कोई चीज, तो दैट इज थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं व्हाई क्वांटम कंप्यूटेशन इज हार्ड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वो कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग को डिफिकल्ट क्यों है, क्यों हम नहीं उसको इतना जल्दी से इतने अच्छे से बना पा रहे हैं। उसका कारण है अनकंट्रोलेबल डिस्टरबेंसेस। आपको अगर इंफॉर्मेशन, आप बहुत रिलायबल तरीके से वहां बात नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है पूरा सिस्टम, क्यूबिट वगैरह बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब आप सोचिए, वी नीड टू कीप द सिस्टम नियरली परफेक्टली आइसोलेटेड। क्यों आइसोलेटेड रखना चाहते हैं बाहर की दुनिया से, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन को हम कम से कम नॉइज ना दें, उसको हम कम से कम डिस्टरबेंस करें। ये हम चाहते हैं, तो इसलिए हम सिस्टम बनाते हैं आइसोलेटेड। लेकिन वी वांट द क्यूबिट टू स्ट्रांगली इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड वी कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। फिर हम चाहते हैं क्यूबिट आपस में इंटरैक्ट करें ताकि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो जाए। यहां तक भी ठीक है, आइसोलेशन में हो सकता है। बट अगला स्टेप ये है कि वी ऑल्सो नीड टू कंट्रोल द सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड एंड इवेंचुअली रीड आउट द क्यूबिट सो दैट वी कैन फाइल द रिजल्ट। तो हम आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, उनको आइसोलेशन में इंटरेक्ट कराना चाहते हैं, लेकिन फिर हम ये भी चाहते हैं बाहर से हम आए और उस सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को पढ़ के निकाल लें। द मोमेंट हम उसके अंदर एंटर करने शुरू करते हैं तो वो आइसोलेशन वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, खत्म हो गया उसका आइसोलेशन, अब तो वो ओपन सिस्टम जैसा बन गया। या दैट इज व्हाट डिकोहेरेंस वगैरह की जो चीजें हैं यहाँ पर। सो आप मतलब आप सोचो, आप सिस्टम को बनाए रखना चाहते हो तो उसको आइसोलेट करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो इंटरेक्ट करना चाहते हो। इसकी वजह से ये जो ब्लू कलर का है, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू बिल्ड अ क्वांटम सिस्टम दैट सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस। मतलब हम, हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि हम सोचें ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट भी रहे और हम जाके पढ़ भी लें, वो डिस्टर्ब भी ना हो, वो अपने कोहेरेंसी को मेंटेन रखे। दिस इज समथिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग में ये हार्ड, जो हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग इज हार्ड, ये यही है। सो प्रेस्किल ये सजेस्ट करते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हम क्यूबिट पे कंट्रोल हमारा परफेक्ट नहीं हो सकता, वो नॉइजी रहेंगी, मान लो इस बात को। और हमें इंटरमीडिएट स्केल पे ही अभी आपको फोकस करना है। 50 से लेकर के कुछ हजार, कुछ सौ तक के क्यूबिट को हम कंट्रोल कर लें, जो कि कंट्रोल जबकि नॉइज से नहीं होना है ठीक से। अगर हम इतना भी कर ले जाएं देन वी हैव अचीव समथिंग। तो आज की डेट में हमारे पास क्या हो सकता है, हम क्या चीज अचीव कर सकते हैं, हम नॉइजी स्केल की क्वांटम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नॉइजी कहने का मतलब है उसके एरर को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि इन सिस्टम के आउटपुट 100% एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि उनमें नॉइज अपना रोल प्ले कर रही है। हम 50 से 100 क्यूबिट तक को लेकर के उन्हीं को ही हम रिफाइन करने की कोशिश करें, तो बजाय जो मैंने शुरू किया था इस प्रेजेंटेशन में कि बड़ा है तो बेहतर है, 100, 50, हजार, लाख नहीं, इतना ना जाओ क्यूबिट्स में, इतने ना बढ़ाओ। 50 से 100 इंटरमीडिएट स्केल पे रहो। नॉइज जो है उनको एक्सेप्ट करो, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करो, फॉल्ट को मिनिमाइज करो, फॉल्ट को मैनेज करने की कोशिश करो। तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको गेट की एक्यूरेसी बढ़ानी है, एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन करने हैं जिनको कि हम फॉल्ट टॉलरेंस भी पा जाएं, नॉइज को भी कम कर लें। सो ये जो पेपर था 2018 का, ये एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन था एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट की वजह से, कि जो अंधा पैसा फूका जा रहा है, चलो वो भी फूक रहे हो ठीक है, लेकिन जो दुनिया को बताया जा रहा है ये क्वांटम कंप्यूटर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सब ख्वाब दिखा करके बहुत सारा फंडिंग भी इसमें एक तरह से अट्रैक्ट होती है।
तो ये पेपर एक रियलिटी थी वहां पर। एक रिसेंट का पेपर है 2026 में, चंद्रलेखा सिंह पेंसिल्वेनिया की हैं। उन्होंने इस चीज को बताया है कि डू वी हैव अ क्वांटम कंप्यूटर। दिस इज ओपन पेपर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम नेट, इट्स फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स। ये पेपर है करीब 20-21 पेज का, लेकिन इंजॉयबल रीडिंग है, रिवॉर्डिंग रीडिंग है। और ये बताती है इस तरह से कि अभी अभी दशक लगेंगे या कई दशक लगेंगे। इट विल टेक अ डिकेड टू बिल्ड अ स्मॉल फॉल्ट टोरेंट कंप्यूटर। हम ये ना सोचें, अब ये यहाँ पर ये कहते हैं, ये कहती हैं अपने इस ये उनका एब्स्ट्रैक्ट है उस पेपर का, कि आप ये मत सोचें कि हम एक पॉकेट क्वांटम कंप्यूटर पाने वाले हैं, कि हम एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर पाने वाले हैं जो हमारे लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा, या ऐसा क्वांटम कंप्यूटर मिल जाएगा जो हमारे मोबाइल फोन की तरह से हमारे जेब में आ जाएगा। ये नहीं हो। इवन उन स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेंटर्स में भी जो फॉल्ट टॉरेंट एफिशिएंट लेस नॉइजी भी आने में भी दशक लगेंगे, अभी वहां समय लगेगा। इसीलिए अपेक्षाओं को एक एक मौका, मतलब ठीक है अपेक्षाएं जरूरी हैं, तभी वो भविष्य के लिए मोटिवेशन देती हैं, लेकिन उन पे भी एक अपर बाउंड होना चाहिए। अच्छा, मार्केट के लोग तो अलग तरह के होते हैं, मतलब मैं इस तरह के लोगों पे कमेंट कर रहा हूँ जिनकी मैं फोटो दिखा रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या बता रहा है? क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स आर एडवांसिंग स्टडीली बट नॉट, मतलब नो वन नो दैट कि क्वांटम कंप्यूटर कब ब्रॉड बेनिफिट करेंगे, सोसाइटी के लिए बहुत लाभकारी कब होंगे, वी स्टिल डोंट नो। हालांकि वहां पे तरक्की चल रही है। हम आज की डेट में हम ऐसी प्रॉब्लम चाहते हैं कि जो क्वांटमली इजी हो और क्लासिकली हार्ड हो और प्रैक्टिकली यूजफुल भी हो, मतलब उनका प्रैक्टिकल यूज भी हो और क्लासिकल मैकेनिक्स कर भी ना पा रहा हो क्लासिकल कंप्यूटर, और क्वांटम कंप्यूटर उसको कर ले जाए। तो ये क्लास बहुत छोटी है। अब जैसे सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट था कि क्वांटम मूवमेंट, आज हम जो क्वांटम कंप्यूटिंग में देख रहे हैं, ये वही कुछ है जो 2010 में हमने एआई और आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग में देखा था। तो कुल मिला के सुंदर पिचाई का स्टेटमेंट एक साइंस ओरिएंटेड स्टेटमेंट से ज्यादा एक मार्केट ओरिएंटेड स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आज 2026 में चारों तरफ एआई का बूम है, मल्टी मिलियन बिलियन कंपनीज बनी हैं, ये कंपनीज के पीछे टेक्नोलॉजी 2010 में कैसी थी? तो जिन लोगों ने 2010 में इन्वेस्टमेंट किया है इन कंपनियों में, आज वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो वैसी ही स्थिति आज क्वांटम कंप्यूटर में है। मतलब उनका ये कहना है कि आज आप क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, सो दैट कि आने वाले 10-15-20 सालों बाद आप वैसा ही टर्नओवर कर ले जाओगे जैसा 2010 में जो इन्वेस्ट किए थे वो आज आर्टिफिशियल या ये जो एआई कंपनीज में कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं एआई कंपनी ने पूरी दुनिया की मार्केट, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को किस तरह से होल्ड कर रखा है और किस तरह के देश। तो ये उस तरह का स्टेटमेंट है। हाँ, इसमें बहुत सारा स्कोप है। ऐसे ही सत्य नडेला ने स्टेटमेंट दिया है कि वी थिंक दिस कुड बी क्वांटम ट्रांजिस्टर मूवमेंट, मतलब ये एक और लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम क्वांटम ट्रांजिस्टर बनाने वाली स्थिति में हैं। अच्छा, इनका ये स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा है कि हम क्वांटम ट्रांजिस्टर बनाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से क्लासिकल कंप्यूटेशन में एक अलग सा बूम आ गया जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई, वैसे ही बूम हम आज क्वांटम फील्ड में देख रहे हैं। मैकेंजी की रिपोर्ट है, और आप सोच सकते हैं दुनिया के अगर बड़े बड़े लोग किसी कंपनी में किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर जाता है। आप देखें 2023 में, आप देखें तो आईबीएम, जो कि रेड ये व्हाइट कलर के लाइन है, इट इज ह्यूज प्लेयर, बहुत बड़ी मात्रा में वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आप देखें कौन कौन, आईबीएम, गूगल, फिलिप, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, सोनी, बॉश, ये सब अपने अपने आप में एक देश भर, एक छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी भर की, इनका एक तरह से क्या होता है, फायदा नुकसान चलता है, इनके शेयर कैपिटल वैल्यू इनकी होती है। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में एक ठीक ठाक अमाउंट में क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आप देखें यहाँ पे 3 फील्ड है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम सेंसिंग। 28 बिलियन से लेकर 72 बिलियन तक 2035 तक का इसका एक्सपेक्टेशन है। ये मार्केट होना है आने वाले 9-10 सालों में। 2040 तक ये और बढ़ करके 131 बिलियन तक हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और सबसे खास बात है कि सारी रिपोर्टें 2025 की हैं। इसका मतलब इन लोगों ने वो नॉइज इंटरमीडिएट क्वांटम स्केल वाली बात को अपने अंदर रखा है। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि नॉइज के साथ भी हमारे क्वांटम कंप्यूटर आज की डेट में इतना पोटेंशियल रख रहे हैं, या आने वाले समय में वो अपने आप को इतना इंप्रूव कर ले जाएंगे कि एक 130, 25, 50 बिलियन का एक मार्केट पूरा बन जाएगा। अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी में पेटेंट की बात करें, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लुक एट द चाइना। पूरी क्वांटम टेक्नोलॉजी में चाइना और यूएस ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। पेटेंट की बात करें, 35,000 करीब पेटेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी में है और 34,000 करीब यूएस पे है। बाकी जापान, जर्मनी, कनाडा, यूके, कोरिया, नीदरलैंड, इजराइल, ये सब भी अपना अपना कुछ कुछ पार्ट कर रहे हैं, पेटेंट की बात करें। और क्वांटम कंप्यूटर में तो लीडर है, क्वांटम कम्युनिकेशन में यूएस लीड कर रहा है, क्वांटम सेंसिंग में यूएस लीड कर रहा है, बट चाइना इज लीडिंग इन क्वांटम कंप्यूटेशन। और ये दुनिया के कुछ देश हैं जहां पर इस क्वांटम कंप्यूटेशन से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप देखें यहाँ इंडिया पे भी एक
डॉट लगा हुआ, क्योंकि इंडिया ने भी करीब करीब 6,000 करोड़ या 1.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखा है। ये और भी कुछ आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं किस तरह से प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग यहाँ पर हो रही है, किस तरह से प्राइवेट फंडिंग मोर इम्पॉर्टेंट हो रही है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और ये सारे उसी के कुछ आंकड़े हैं कि कैसे वेंचर फंडिंग भी यहाँ पे हो रही है, कैसे पब्लिक फंडिंग भी यहाँ पे हो रही है। आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस फील्ड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। क्यूबिट, डिफरेंट टाइप की क्यूबिट टेक्नोलॉजीज। अभी थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लें कि ये सारे लोग जो ये क्वांटम कंप्यूटेशन की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग अप्रोच के साथ हैं। कोई ट्रैप्ड आयन के साथ, कोई फोटोनिक के साथ, कोई सुपर कंडक्टिंग के साथ, कोई न्यूट्रल एटम के साथ, कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अप्रोच कर रहे हैं। अब ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज होती हैं, जैसे एक बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे लिखा है, अगर आपको क्यूबिट बनाना है तो आप सुपर पोजिशन ऑफ जो सैमसंग जंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, तो इसको सुपर कंप्यूटर क्यूबिट्स कहते हैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्यूबिट है। ऐसे ही अगर आप लेजर के थ्रू काम कर रहे हैं तो न्यूट्रल एटम क्यूबिट्स हैं, या आप ट्रैप्ड आयन के साथ काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करा रहे हो, ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स हैं। अब ये एक एक टेक्नोलॉजी अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, बट दिस इज हाउ पीपल आर वर्किंग। अगर आप देखें यहाँ पे आईबीएम, तो आईबीएम मेनली सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। गूगल भी सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ऐसे ही आपके पास अगर क्वांटिनियम है, ट्रैप्ड आयन पे है, आईबीएम रेगिटी आईक्यूएम सुपर कंप्यूटिंग पे है, साई क्वांटम फोटोनिक का है, क्यूएरा न्यूट्रल एटम का है, डी वेव्स, ये सब एनेलिंग, कैट क्यूबिट, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं। सो कंक्लूजन में अगर देना चाहूँ तो यही है, अगेन जॉन प्रेस्किल के पेपर का ही है यहाँ पर, कि ठीक है बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये दिक्कतें तब भी थी, इसी तरह की दिक्कतें थी जब क्लासिकल कंप्यूटर डेवलप हो रहे थे। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई और आज हम क्लासिकल कंप्यूटेशन से ही मशीन लर्निंग और एआई और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा रास्ता दूर का है, थोड़ा रास्ता लंबा है, बट किसी भी लिहाज से ड्रॉप करने वाला नहीं है। जो जो लोग हैं, जो जो जिनकी उत्सुकता है इस फील्ड में, उनको आना चाहिए। जो क्वांटमिस्ट हैं वो अब उनको उनको यहाँ आना है, वो आते रहेंगे। उनके एफर्ट अप्रिशिएट किए जाते रहेंगे, उनका इनपुट हमेशा इसमें रहेगा। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब इसका प्राइस, इस पूरी रिसर्च, इस पूरी डेवलपमेंट का प्राइस सोसाइटी को मिलेगा। क्वांटम कंप्यूटर सच में एक दिन इस स्टेज तक आएंगे, ये टेक्नोलॉजी एक दिन उस स्टेज तक आएगी जब इसकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी, और ये सोसाइटी को एक बेटर फ्यूचर की तरफ भी ले जाएगी। सो एंड वी होप दैट ऐसा हो। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उसका उसकी उसकी यूटिलाइजेशन यही होता है कि सोसाइटल पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। चाहे वो अच्छी दवाएं खोजनी हो, तेज दवाएं खोजनी हो, तेजी से ड्रग डिलीवरी हो, सॉरी ड्रग डिस्कवरी हो। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको अभी दवाओं के खोजे जाने की तुरंत जरूरत है, या क्लाइमेटिक सिचुएशन है उनमें बहुत सारा डाटा रहता है और प्रोसेसिंग की जरूरत है। सो होपफुली इन वेरी वेरी सून, इन मे बी इन अ डिकेड, वी विल सी वेरी इफेक्टिव क्वांटम मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। और एक बात जो मैंने महसूस की है वो ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा ज़रूरत रिसर्च की है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत इसको टीचिंग की भी है। मतलब इसको पढ़ाने का भी, इसको प्रेजेंट करने का भी, लोगों को समझाने की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेम एफर्ट यहाँ पे भी लगेंगे, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे रिसर्च में, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ खोजा जा चुका है, उसको एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को वो एक बेहतर तरीके से ट्रांसफर हो। सो दिस इज अ फील्ड, और यही भारत नेशनल क्वांटम मिशन का भी एक पर्पस है। उसमें बहुत सारा पैसा ट्रेनिंग के लिए भी है, हब बने हैं, वर्कशॉप कराने के लिए बहुत सारा वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्कूल्स डेवलप करने के लिए, डिपार्टमेंट डेवलप करने के लिए, बेसिक रिसर्च टीचिंग लेवल पे, पेडागोगिकल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी fascinating field with lots of scope and lots of hope. Hopefully in future more and more students, more and more persons, people will involve in this and will explore this in a positive manner to for the betterment of society. So this is all for this session and this workshop, and thank you all. आप सभी लोग जो जुड़े रहे इस दौरान, और आप लोगों ने जो फीडबैक दिए, आप लोगों ने जो भी कुछ सराहना की, इस तरह के टॉपिक पर भी अगर 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, इट मीन्स दैट कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लोगों के इंटरेस्ट का है, और लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम इन्वेस्टमेंट, थैंक यू। Thank you, sir. So finally, uh, reached to a stage where we can say this is internal session. Now, the
floor is open for any question, any discussion, any comment. Although everybody is participating in feedback and all, but still I would like to hear some of you uh, experiences that will be very good insight for us. और एक नया तरीके से कुछ नया काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो लोग भी हैं सब लोग थोड़ा सा अ, अपने पूरे दोस्त सुना है हम लोगों ने इसको 2 दिन इस पे काम किया है। तो थोड़ा आपका फीडबैक है, आप क्या इसको देखते हैं और इस तरह की फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए हम लोग को और एफर्ट करना चाहिए, क्या हो सकता है। So that will be, it will be very great if you unmute yourself and feedback in difficulties, any kind of criticism, any kind of comment, everything is the place open for you. I will be sharing and welcome for this. Also you can write your comment as well. Feedback form has been shared in this chat as well as in our WhatsApp, official WhatsApp group. Is requested to fill that. So, okay, Lalit. So I think Still, people don't have direct questions. A lot of appreciation and thing people are writing in this comment box. I hope आप भी देख रहे होंगे. जी जी हाँ, thank you everyone for for your nice comment, and it's very satisfactory that you like the effort, and it's a really interesting thing, no doubt. गुड आफ्टरनून सर। Afternoon, Dev. Good. Afternoon. सर एक्चुअली क्वेश्चन है, जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटर्स काफी मतलब इन ट्रेंडिंग में होता है, रिसर्च में है। क्या आने वाले टाइम में जैसे क्वांटम कंप्यूटर वर्किंग में होंगे तो क्या उनकी एप्लीकेशन से जो क्लासिक कंप्यूटर्स हैं वो एकदम रिप्लेस हो जाएंगे या उनके साथ हाइब्रिड मोड पे वर्किंग रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन जो अ, मैंने 2 पेपर जॉन प्रेस्किल के आपको दिखाए हैं, एक मई 2026 का है, माइंड द गैप। तो माइंड द गैप पेपर इसी बात को बताता है कि क्लासिकल कंप्यूटर आने वाले समय में और पावरफुल होंगे, बिकॉज उनकी सेमी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती जाएगी। सो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। और क्लासिकल कंप्यूटिंग, एक नॉर्मल जो कंप्यूटिंग चल रही है वो इस पे चलती रहेगी, और लंबे समय तक क्लासिकल कंप्यूटर के थ्रू ही हम क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे। सो इन फ्यूचर वी विल रन क्वांटम कंप्यूटिंग, वी विल डू क्वांटम कंप्यूटिंग वाया क्लासिकल कंप्यूटिंग, सो दे विल बिकम मोर पावरफुल। इट्स एसोसिएटिव टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अ रिप्लेसिंग टेक्नोलॉजी। ये रहेगी, मिल के काम करने वाली रहेगी, खत्म नहीं करेगी। थैंक यू सर। तो इसीलिए जो लोग क्लासिकल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे आने वाले सालों तक।
अभी क्वांटम कंप्यूटर कोई खतरा नहीं है उनके लिए। लगता तो नहीं खतरा है कोई। Anyone else who want to ask anything or नहीं, एक बहुत ही वाजिब सा सवाल है, और इस सवाल को मैं डिस्कस करना चाहता, मैंने एक बार कहा भी था कि मार्केट जिस तरह से प्रोजेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट, वो एक तरीका होता है। अभी आप आज ही कल के देखो, कोई भी एआई कंपनी का सीईओ आएगा और वो अपने मॉडल को ऐसे प्रोजेक्ट करेगा कि जैसे लग रहा है कि यही है, अलावा इसके दुनिया में तो कुछ खत्म है। जो कि ठीक है, उसमें कुछ कुछ होता होगा, कुछ सच्चाई होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ वो जो कैमोफ्लाज जैसा होता है, और कुछ कुछ समय बाद वो लोग समझ जाते हैं, फिर कोई नया आता है, तो वो है वैसा है। और इसी वजह से जॉन प्रेस्किल ने ये पेपर लिखा था। मैं आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार जाकर के उन दोनों पेपर को डाउनलोड करें, दे आर फ्रीली अवेलेबल, आर्काइव के हैं। और उसमें पहला पैराग्राफ प्रेस्किल लिखते हैं कि जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में, जिस तरह से कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर पे आ रही हैं, ये जो बूम है, इस बूम को रियलिटी दिखानी जरूरी है। तो वो पेपर इसी तरह से लिखा ही गया है। हाँ, एक्चुअली हम लोग मैं बाकी तो सब लोग जो भी कह रहे हैं, मैं खुद का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि इसमें 2 दिन के दौरान पहले तो अपने सेशन के लिए एक रिव्यू लिया मैंने कि ये सब कैसा क्या हो रहा है नेशनल क्वांटम मिशन में। और इसके बाद आप ही ये जो 3 सेशन सुने, उसमें जिस तरह से आपने उसको अ, काफी आसान तरीके से समझाया है, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। और बाकी दुनिया में हो सकता है कि बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो और उससे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी हम काफी कुछ करने को है। अभी हम इस तरह की चिंता में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग न के बराबर है, गवर्नमेंट ही कुछ कर रहा है। आपने जो एक इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखाया जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो इफ वी लुक एट इंडियन पर्सपेक्टिव, वी आर स्टिल क्वाइट लैकिंग। जो दुनिया की स्थिति है उससे हम लोग काफी पीछे हैं। तो और दूसरी चीज, अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो एक बबल बन रहा है, जो वैल्यूएशन की चिंताएं हैं कि बहुत सारे लोग उसमें present कर रहे हैं, और क्या वो एक्सपेक्टेशन से तक पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन अगर आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अभी समझें, तो अभी ये उस तरह की स्टेज में नहीं है। स्टिल लॉट ऑफ जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं क्यूबिट बनाने के लिए, या और जो चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस को अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट वो रिस्की है, लेकिन एज सच अपने आप में ये आइडिया जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, ये बड़ा रियल है और अभी शुरुआती स्टेज में है। जैसे एआई के में कहें तो हम लोग एआई की कंपनी भी इंडिया में लगभग ना के बराबर है। और पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस और सबसे, ये सब आजकल मुश्किल में है एआई के। क्वांटम में हम लोग और भी बहुत पीछे हैं, लेकिन सर्टेनली ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है, एक इनिशिएटिव है जो हमें उस रास्ते की तरफ ले जाएगा। और अभी बहुत कुछ करना बाकी, ये जस्ट शुरुआत है। और हम लोग जो वर्कशॉप भी कर रहे हैं, ये भी कुछ इसी तरह का आइडिया है। अगर आप अभी भी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वहाँ पे देखेंगे, तो बहुत माइनॉरिटी में लोग हैं जो इनपे ठीक से बात कर रहे हैं, जो बात करने भी कर रहे हैं, इनके पास उस तरह के प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी कंसेंट है। तो अगर रिसर्च डेवलप करना चाहते हैं इस तरह के मिशन के लिए, तो we हेलो। तो हम लोग लगभग कंप्लीट कर एक मैंने एक छोटी सी क्विज बनाई है, 10 12 MCQ का क्वेश्चन का क्विज है। दैट क्विज बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट
ओके देव, क्वांटम हार्डवेयर को डेवलप करने की जो सबसे बड़ा अभी अभी जो इशू है वो है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है जो सिस्टम, जो स्पिन सिस्टम है। और लो टेम्परेचर पे, सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी में हम लो टेम्परेचर पे उसको पा रहे हैं, तो लो टेम्परेचर को मेंटेन करना अपने आप में कॉस्टली प्रोसेस है, तो कॉस्ट का तो इशू है ही। दूसरा जो इशू है वो नॉइज का है। नॉइज मतलब एक तरह से जो कंट्रोल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है, वो हमारी थोड़ी समझ अभी और डेवलप होनी है। तो ऐसा नहीं कि भविष्य असंभव कुछ है। इन फ्यूचर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती जाएगी, हम और बेहतर तरीके से कंट्रोल करते जाएंगे। और उसी वजह से नोच गेट एरर होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है। तो कुल मिला के सारा खेल डिकोहेरेंसी का है। डिकोहेरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि बेसिकली वो सुपर पोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है मेजरमेंट से पहले ही। मान लो एक तरह से अनवांटेड मेजरमेंट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो एक इशू है। रही बात क्वांटम एल्गोरिदम में, तो discovering a new quantum algorithm is extremely difficult, because you have to design a set of operations in a quantum algorithm. What you basically do is that कि आप उस entangled state के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हो। ये इंस्ट्रक्शन यूनिटरी नेचर के होते हैं कि जो उसके इंटैगलमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। and after those processes before measurement, somehow you get a one result, the most accurate result. ये अपने आप में एक जादू जैसा है। और ये जादू होता कैसे है, इसको समझने के लिए हमें शोर एल्गोरिदम, ड्यूस एल्गोरिदम, साइमन एल्गोरिदम, फेज एल्गोरिदम, ये तीन चार ही एल्गोरिदम है जो पढ़ने पड़ेंगे। सो यू नीड अ वेरी पावरफुल ब्रेन, आई कैन से, टू डिजाइन अ क्वांटम एल्गोरिदम। और तीन ही चार लोग ही नहीं कर पाए हैं दुनिया में, साइमन, ग्रोवर, शोर। तो आप सोच सकते हो, ऐसी कोई चीज जो दुनिया के गिने चुने उंगली पे गिन सकने वाले लोगों ने की हो, तो आसान तो नहीं होगा। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? समझ की प्रॉब्लम है, समझने की है, अब इंटेलेक्चुअलिटी है। थैंक यू देव। Okay, sir. So we ओके, थैंक यू ललित फॉर द ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस होल, convening the whole workshop, and thank you everyone, thank you for joining us, thank you.